क्या संसद किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है बिना उस राज्य से दोबारा पूछे? अगर प्लान बीच में ही बदल जाए तो क्या सिर्फ राज्य जो है वो मूक दर्शक बना रह जाएगा? आज हम एक ऐसे मुकदमे की बात करेंगे जिसने तय किया कि भारत में राज्य की सीमाएं कैसे बदली जा सकती है और कौन रखता है इसका अंतिम अधिकार। केस का नाम है बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट। बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य 1960 सुप्रीम कोर्ट। इस केस ने एक बेहद जरूरी सवाल का जवाब दिया। क्या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को बिना राज्यों की सहमति के भारत के राज्यों को पुनर्गठित करने का सर्वोच्च अधिकार है या नहीं? अगर आप कानून के छात्र हैं, न्यायिक परीक्षा सेवाओं के अभ्यर्थी है या फिर वकील है, तो ये केस आपके लिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, यह है संविधान और संघवाद, कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म को गहराई से समझने की कुंजी। तो आइए हम समझते हैं भारत के कानून जो इस केस के अंदर लेख किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसकी सरल व्याख्या और एक दिलचस्प कहानी के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। साल था 1956 का। भारत एक नया राष्ट्र था। आपको पता है 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1956 तक हम एक नए राष्ट्र थे, लेकिन भाषाई आधार पर बटा हुआ था पूरा भारत। इस चुनौती से निपटने के लिए बना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यह कानून भारतीय राज्यों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का सबसे बड़ा प्रयास था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कैसा था? ये भारत राज्य की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का सबसे बड़ा प्रयास था, विशेष रूप से बॉम्बे राज्य जो एक जटिल मुद्दा था। शुरुआत में ये योजना थी कि इसे 3 अलग अलग राज्यों में बांटा जाएगा, जैसे कि एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए बॉम्बे, एक महाराष्ट्र राज्य बनाया जाए और एक गुजरात राज्य बनाया जाए। लेकिन बाद में इसे बदलकर बनाया गया एक संयुक्त बॉम्बे राज्य। इस बदलाव ने लोगों को चौंका दिया और कई लोगों को डरा भी दिया, और वो इसलिए डर गए थे, उन्हें यह अंदेशा था कि उनकी क्षेत्रीय पहचान खो जाएगी और केंद्र का ज्यादा नियंत्रण होगा और संसद उनकी राय को नजरअंदाज कर रही है। यहीं से शुरू हुई एक संवैधानिक लड़ाई। अब बात करते हैं मामले के तथ्य क्या है। अब प्रवेश होता है बाबूलाल पराते का, नागपुर के एक सक्रिय नेता और विचारशील शक्ति। उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की जिसमें उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को चुनौती दी, कि वैधता को चुनौती दी। संसद ने बिल में बड़ा बदलाव कर दिया, लेकिन बॉम्बे विधानसभा से दोबारा राय नहीं ली थी कि बॉम्बे की बाउंड्रीज को कैसे चेंज किया जाए, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जरूरी था। उनका तर्क था, पेटिशनर का, बाबूलाल पराते का तर्क था कि मूल बिल से योजना पूरी तरह बदल दी गई है, तो संसद को बॉम्बे विधानसभा से दोबारा सलाह लेनी चाहिए थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाबूलाल पराते की इस याचिका को खारिज कर दिया। अब मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कुछ कानूनी मुद्दे तय किए जिनको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था, लीगल इश्यूज को। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े संवैधानिक सवाल उठाए। पहला सवाल यह था कि क्या संसद ने अनुच्छेद 3 का उल्लंघन किया जब उसने संशोधित बिल को बॉम्बे विधानसभा को दोबारा नहीं भेजा? क्या संसद ने अनुच्छेद 3 का उल्लंघन किया जब उसने संशोधित बिल को बॉम्बे विधानसभा को दोबारा नहीं भेजा? और दूसरा सवाल यह था, क्या बिल में बड़े बदलाव के बाद राज्य की जो सलाह थी वो दोबारा जरूरी थी या नहीं थी?
बदलावों के बाद राज्यों से नया अभिमत लेना आवश्यक था या नहीं था। और तीसरा, क्या राज्य विधानसभाओं की राय का संसद पर कोई कानूनी प्रभाव होता है। राज्य पुनर्गठन में राज्य विधानमंडल की भूमिका क्या है और राज्य विधानसभाओं की राय का क्या कानूनी प्रभाव होता है। यही थे इस केस के संघीय ढांचे को परखने वाले सवाल। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो दोनों तरफ के पक्षकारों के अलग अलग तर्क थे। इसमें याचिकाकर्ता कुछ कह रहे थे और राज्य की तरफ से अलग तर्क थे। जहां तक याचिकाकर्ता की बात है, याचिकाकर्ता ने यह बोला कि संसद ने शुरुआत में 3 राज्यों की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उसे बदलकर एक संयुक्त राज्य बना दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रारंभ के अंदर जो योजना थी वो ये थी कि एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए बॉम्बे के नाम से, और एक महाराष्ट्र राज्य बनाया जाए और एक गुजरात राज्य बनाया जाए। लेकिन बाद में उसे बदलकर एक संयुक्त राज्य बॉम्बे राज्य बना दिया गया। यानी अब ये नई योजना थी जो मूल योजना से बिल्कुल अलग थी। इसलिए संसद को दोबारा राज्य की विधानसभा से राय लेनी चाहिए थी, स्टेट लेजिस्लेचर से राय लेनी चाहिए थी। अनुच्छेद 3 के मुताबिक ये याचिकाकर्ता के दलील थी। अब इस पर राज्य का तर्क क्या था। इस पर राज्य का यह कहना था कि अनुच्छेद 3 केवल यह कहता है कि केवल मूल बिल पर, मूल विधेयक को राज्य को भेजा जाए। हर संशोधन को दोबारा राज्य के पास भेजना जरूरी नहीं है और हर संशोधन पर राज्य से सहमति लेनी और उसकी राय लेनी जरूरी नहीं है। राज्य की राय सिर्फ परामर्शात्मक है, एडवाइजरी है, और वो अनिवार्य नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। अब बात करते हैं इस केस में जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं और संवैधानिक प्रश्न हैं उनके ऊपर। पूरा मामला जो टिका था इस केस के अंदर वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के ऊपर टिका हुआ था। अनुच्छेद 3 के अंदर संसद के पास क्या अधिकार है। संसद के पास अधिकार है कि वो नए राज्य बना सकती है, जो राज्य बने हुए हैं उनकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, नाम बदल सकती है और राज्यों का विलय या विभाजन कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ शर्तें भी है। शर्त क्या है कि राष्ट्रपति की सिफारिश से ही बिल लाया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत, और उसे राज्य की विधानसभा को राय के लिए भेजना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यहां पर यह था कि क्या संशोधित बिल को दोबारा राज्य को भेजना जरूरी है। क्या राज्य की राय संसद पर बाध्यकारी होती है या नहीं होती। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसे समझते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सभी सवालों के बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिए। कोर्ट ने कहा, सबसे पहले सवाल का जो जवाब दिया, सिर्फ एक बार राय लेना ही पर्याप्त है, सिर्फ एक बार राज्य की राय लेना पर्याप्त है। अगर मूल बिल राज्य को भेजा गया है फिर संसद संशोधन कर सकती है, केवल एक बार ही परामर्श आवश्यक है। मूल बिल अगर भेजा गया था राज्य को तो उसके बाद संसद चाहे जितने भी संशोधन कर सकती है और उन संशोधनों पर राज्य की दोबारा से राय लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, ये डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि बिल में संशोधन के बाद दोबारा राज्य से राय लेना अनिवार्य नहीं है। बड़े बदलावों के बावजूद दोबारा परामर्श की आवश्यकता नहीं है राज्य से। और तीसरा, राज्य की राय सिर्फ सलाह है, संसद बाध्य नहीं है। राज्य का अभिमत केवल सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। चौथा, संसद द्वारा किए गए संशोधन अभी भी मूल उद्देश्य से जुड़े हुए थे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका मतलब क्या है कि एक बार अगर प्रक्रिया शुरू हो गई तो संसद को पूरा नियंत्रण मिल जाता है। अब इस केस के बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य के क्या प्रभाव और महत्व है उसको समझते हैं। देखिएगा, पहले संसद को राज्य की सीमाएं बदलने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है, यह केस हमें बताता है। दूसरा, राज्य की सलाह जरूरी है लेकिन उसकी सहमति जरूरी नहीं है। राज्य से सलाह जरूरी है, सहमति होना जरूरी नहीं है। और तीसरा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसको हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कहते हैं, को सफलतापूर्वक लागू करने में इस केस के द्वारा मदद मिली। और चौथा, इसने संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार को सशक्त बनाया।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक संघीय ढांचे वाला मजबूत केंद्र है। यह केस इसी चीज का उदाहरण है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब मेरा आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप क्या सोचते हैं, क्या राज्य विधानसभाओं को भी अंतिम फैसला करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि क्यों ये केस कानूनी छात्रों और वकीलों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह केस केवल एक शिक्षा का खजाना नहीं है, बल्कि संघवाद की सीमाओं को भी समझने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 3 की वास्तविक व्याख्या जानने के लिए भी जरूरी है, और यह जानने के लिए भी कि कोर्ट कैसे संविधान की चुप्पियों की व्याख्या करता है। परीक्षा के लिए आपको एक महत्वपूर्ण टिप दे रहा हूं, इस केस को आप जरूर लिखिएगा जब भी आपका सवाल आए अनुच्छेद 3 से रिलेटेड, संघीय बनाम एकात्मक संरचना से रिलेटेड, या फिर संसद और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन से रिलेटेड। अब लास्ट में अपने डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हुए आगे के रास्ते की तरफ आपको एक इशारा देते हैं। बाबूलाल पराते बनाम भारत, बाबूलाल पराते वर्सेस बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे राज्य सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि भारत में राज्य पुनर्गठन का आधार स्तंभ है। इसने एक लाइन खींच दी है कि संसद एक बार राज्य से राय लेकर बाद में बिना दोबारा पूछे कानून पारित कर सकती है। लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या ये शक्तियां बिना जवाबदेही के हैं? दूसरा, क्या राज्यों को सिर्फ रबर स्टैंप बना दिया गया है? या तीसरा, आने वाले वर्षों में जैसे विदर्भ, हरित प्रदेश पर यह कैसे लागू होगा? अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षा, क्लैट, सामान्य शासन की समझ रखते हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए केस अनिवार्य संदर्भ है। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको समझाया कि कैसे संसद को राज्य पुनर्गठन में सर्वोच्च अधिकार मिला, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करें और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके हिसाब से राज्यों की राय अनिवार्य होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपको इस वीडियो के अंदर आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से न्यायिक सेवाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com से आप हमारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए और अलग से इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए। आपको सारी जानकारी 1 अगस्त तक हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तब तक आप हमारे दूसरे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं और बहुत सारा फ्री कंटेंट भी आपको हमारे ऐप पर और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।